हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है वो है डीसी जनरेटर के बारे में, यानी एक ऐसा उपकरण जो क्या करेगा, आपको डीसी सप्लाई प्रदान करेगा। यानी कुछ नहीं करना, आपको एक प्राइमरी या फिर यांत्रिक ऊर्जा उसको देनी है और वो कन्वर्ट करके किस में देगा, आपको वैद्युतिक प्रकार की डीसी प्रकार की ऊर्जा में देगा। ऐसा इसके अंदर क्या कुछ लगा रहता है, जो क्या करते हैं कि जैसे घुमाते हैं तो घूमते ही क्या होता है कि अपनी जो सप्लाई है या फिर ईएमएफ बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा उसके अंदर क्या लगाया जाता है जो आज अपने चर्चा करेंगे। इसके अंदर किस किस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं और इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे या फिर अपने कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइनें होगी वो आपको हम बीच में बताते जाएंगे। तो आप इस वीडियो पे हमारे साथ बने रहें और वीडियो को स्किप न करें और इसे कंटिन्यू देखें। तो आप अंत में यह पाएंगे कि आपको एक छोटा सा जनरेटर आप बना सकते हो घर के अंदर। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए किसी बुजुर्ग द्वारा कि ये जनरेटर कैसे काम करता है तो आप उसे बता सकते हो कि कैसे होगा, पर ये तभी बता पाओगे या फिर तभी आप वेरीफाई होगे तब आप इस वीडियो को आप एंड तक जरूर दोगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक था वो है हमारा डीसी जनरेटर के बारे में। अपने डीसी को छोड़ देते हैं, सीधा नाम है जनरेटर। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी कौन सी एनर्जी, मैं कहूँगा कि जो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा टू कन्वर्ट करता है किस प्रकार की, विद्युत प्रकार की जो ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो आपका क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम विश्व के अंदर सबसे पहला जो जनरेटर का जो निर्माण किया था उनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने बताया था कि जब आप किसी भी दो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को घुमाओगे तो आपको वो क्या प्रदान करेगा, ईएमएफ प्रदान करेगा। और किस प्रकार का ये ईएमएफ होगा, एसी होगा या फिर डीसी होगा, वो अपने बाद में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि सबसे पहले जो जनरेटर का जो निर्माण हुआ था वो किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने जनरेटर का निर्माण किया था। उस टाइम उन्होंने जनरेटर का नाम नहीं दिया था, इसका नाम दिया गया था डायनमो। डायनमो के बारे में आप लोग जानते हैं कि डायनमो क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि जो गाड़ियों के अंदर बैटरी को चार्जिंग करने के लिए जो उपकरण यूज में लाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, या फिर एक सोर्स होता है, वो क्या होता है, डायनमो होता है। आप लोग इससे परिचित हो, जो किस प्रकार की सप्लाई देता है अपने को आउटपुट में, डीसी प्रकार की। अब ये एसी और डीसी क्या मतलब है ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक टॉपिक है। सप्लाई होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी की बात की जाए, जो घरों के अंदर आपकी जो सप्लाई आते हैं वो एसी टाइप होता है, उसकी जो साइन वेव होती है वो इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। और डीसी की बात की जाए, जो इसकी जो वेव होती है वो ओनली फॉर प्लस के अंदर चलती है, ठीक है। अगर बात करें कि वह उपकरण है जो आपको किस प्रकार की सप्लाई दे, डीसी प्रकार की सप्लाई दे, वो क्या कहलाएगा, डीसी जनरेटर। अगर आपको एसी प्रकार की सप्लाई दे तो वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटर। तो आप कंफर्म करें कि जो घर के अंदर जब आप इमरजेंसी लाइट के लिए जो यूज़ में लाते हो, ठीक है, टेंट से, तो उसका जो नाम क्या होता है, वो आपको एसी सप्लाई देता है तो आप उसका नाम क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, और अपने क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो आज के बाद आपको ये बोलना है कि वो क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आया कि जनरेटर क्या होता है कि प्राइम मूवर यानी यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा दी, अपनों ने यांत्रिक ऊर्जा दी, एक इंजन लगाया और उसमें फ्यूल डाला और इंजन को जैसे स्टार्ट किया तो इंजन जैसे घूमना यानी उसने यांत्रिक ऊर्जा देना क्या हुआ, स्टार्ट किया, तो उसके साथ लगा प्राइम मूवर, उसके पास में पड़ा अल्टरनेटर, वो क्या जैसे घूमने लगेगा तो घूमते वो क्या देगा, अपने को ईएमएफ देगा, ठीक है। और ईएमएफ किस प्रकार का होगा वो अपने पे डिपेंड करना है कि अपने किस प्रकार का ईएमएफ की जरूरत है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर एक है वैद्युतिक ऊर्जा का एक सोर्स है जो क्या करता है, अपने को वैद्युतिक ऊर्जा देता है, अपने उसको क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जनरेटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट करना वैद्युतिक ऊर्जा में, किस प्रकार की वैद्युतिक में, डीसी प्रकार की। अगर अल्टरनेटर है तो किस प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा, एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में। और सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया था, माइकल फैराडे ने, जो वैज्ञानिक था, और उन्होंने माइकल फैराडे ने बनाया था। और उस जनरेटर का जो नाम रखा गया था वो उस टाइम क्या था,
ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपने डीसी जनरेटर के पार्ट। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात रहती है वो रहती है कि डीसी जनरेटर के पार्ट, यानी डीसी जनरेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और वह पार्ट किस किस का बना होता है, उसी के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे कि पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है बॉडी। बॉडी के बारे में आप जानते होंगे कि अपने जो शरीर की बॉडी है वो अपना बॉडी का काम क्या होता है कि बॉडी का काम होता है कि जो अपने शरीर के अंदर जो पार्ट है उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। ठीक है, सबसे पहला यही काम आता है। तो किसी भी मशीन होती है उसके आपने देखा होगा कि उसकी जो कवरिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो सबसे पहला काम होता है कि बॉडी के अंदर जो मशीनरी का जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कुंडलियाँ हो गई, वाइंडिंग हो गई, फील्ड पोल, आर्मेचर हो गया, जो एन जो घूम रही है अपना काम कर रही है, उनको बचाने के लिए या फिर धूल मिट्टी कण इत्यादि से सुरक्षा करने के लिए क्या की जाती है, उसमें कवरिंग की जाती है ताकि वह सही से कार्य कर सके और लंबे समय तक क्या है काम में लाई जा सके। तो वो होती है बॉडी। बॉडी का पहला काम क्या होता है, यांत्रिक भागों की सुरक्षा करना। और दूसरा काम होता है कि उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है, यानी मैं बात करूँगा कि बॉडी होता है, हमेशा बॉडी किस टाइप की होती है, वृत्ताकार टाइप की बॉडी होती है। और यहाँ पर क्या होते हैं कि पोल लगे रहते हैं। ये पोल क्या होते हैं मैं आपको बताऊँगा, पार्ट के अंदर आएगा पोल इस तरीके से, और इसके मध्य में क्या घूमता है, आर्मेचर। ये आर्मेचर होंगे, ये होंगे फील्ड पोल। ठीक है, ये जो बॉडी है, बाहर वाला जो पार्ट है, ये बनाया जाता है किसका। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन यही आता है कि बॉडी किसकी बनाई जाती है। तो किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन की। आप जितने भी मशीनें देखते हो उनकी जो बॉडी है आपको देखेगी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगर बात करें कि छोटी मशीनों की, छोटी मशीनों की अगर बॉडी की बात की जाए तो आपको बताना है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन क्या होता है, जिसे कहते हैं डलवा लोहा। ठीक है, डलवा लोहा क्या होता है, कास्ट आयरन। छोटी मशीनों की बॉडी होती है वो बनाई जाती है कास्ट आयरन यानी डलवा लोहा से। अब बात करते हैं, अगर बड़ी मशीन की बात की जाए तो बड़ी मशीनों में जो बॉडी होती है वो होती है कास्ट स्टील की। कास्ट स्टील की यानी डलवा इस्पात। आपसे बात की जाए, अगर सीधा ही नॉर्मली नहीं दिया गया है कि बॉडी छोटी है या मशीन बड़ी है, ठीक है, कुछ नहीं दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मली जो जनरली जो बॉडी बनाई जाती है मशीनों की वो किसकी होती है, आप क्या बताओगे, कास्ट आयरन की। यह एक भंगुर प्रकृति का क्या होता है, एक लोहा होता है जो क्या होता है कि जैसे अपनी गिराएंगे तो ये टूट जाएगा। और इस लोहे के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल बारीक बारीक क्या होंगे, छेद होंगे। इसी लोहे को क्यों यूज़ किया गया, तो इसका जो पहला कारण यही है कि जब कोई भी मशीनरी अपने स्थान पर घूर्णन करती है तो वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। ठीक है, तो कंपन होते हैं उस मशीन में। कंपन होने के कारण क्या होगा कि वो फाउंडेशन पे कसा जाता है नेट बोल्ट की सहायता से। तो अगर मशीन कंपन होगी तो उसकी अगर बॉडी प्योर लोहे की बनाई गई है तो प्योर लोहा क्या हो जाएगा, टूट भी सकता है या फिर फट जाएगा, जो भी अन्य कारण से। तो कंपन सहने की उसमें क्या क्षमता नहीं होती है। तो यह एक ऐसा लोहा है कास्ट आयरन जो क्या करता है कि कंपन मुक्त होता है, यानी इसमें वाइब्रेशन होता है तो ये अपने आप वाइब्रेशन को क्या करता है, सहन कर लेता है। और मोटर कितनी स्पीड में चलती रहे या फिर कह सकते हैं कि कैसी कार्य करती रहे तो इसमें बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक था वो बॉडी हो गया कंप्लीट। किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की। अगर पूछा जाए बड़ी मशीनों की तो आप क्या बताओगे, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अब 2 नंबर जो टॉपिक है वो है फील्ड पोल। फील्ड पोल मैं बता चुका हूँ कि फील्ड पोल क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो जो यहाँ पर लगाए गए ये पोल, ये क्या होते हैं, फील्ड पोल होते हैं। इनका जो काम होता है वो यह होता है कि ये क्या करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना। फील्ड पोल का काम क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना। इसके ऊपर क्या होता है कि वाइंडिंग लगाई जाती है और ये वाइंडिंग बनी होती है सुपर इनेमल कॉपर वायर से की जाती है। ठीक है, और इनका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। तो ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण
करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है पोल शू। पोल शू की बात की जाए कि पोल शू क्या होता है। पोल शू यानी शूज, आपने जूता देखा होगा, जूता का जो शेप होता है वो इस तरीके से, और इसके जो बगल में लगा इस तरीका, ये जो पार्ट गिराता है ये क्या होता है, पोल शू होता है। ठीक है, इस भाग को क्या होता है कि यहाँ से जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि ये होता है पोल शू होता है। ये काम क्या करता है कि इसके जो बैक के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके का ये वाला पार्ट लगा रहता है, ये वाला। तो पोल शू का जो पहला काम आता है वो आता है कि इस पे वाइंडिंग जो लपेटी जाती है, ये वाइंडिंग क्या है कि खुलकर या फिर ढीली हो जाने के बाद क्या होती है कि आगे ना आए, ताकि आगे आर्मेचर चल रहा है उस पर खराब ना हो जाए, यानी लपेट ना जाए या फिर टूट ना जाए। तो ये वाइंडिंग को क्या करता है, का धारण करता है, वाइंडिंग को आगे आने नहीं देता है। और दूसरा काम ये है कि जो इस फ्लक्स के यानी जो वाइंडिंग लगाएगी, इस वाइंडिंग में जो उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स है उसको प्रसारित करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समान मान के अंदर क्या होता है, वितरित करने के लिए क्या किया जाता है कि पोल शू का यूज़ किया जाता है। और ये बनाया जाता है कास्ट स्टील का बनाया जाता है, कास्ट स्टील नहीं सॉरी सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, क्या याद रखोगे, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है और उन पत्तियों से अनेक सारी पत्तियों पे क्या लपेट जाती है, वाइंडिंग लपेट दी जाती है। तो पोल शू का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि अनेक समान मान में क्या होता है, फ्लक्स का वितरित करना और जो फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई है उसको धारण करना, यानी फील्ड वाइंडिंग क्या है, आगे न आए। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर की बात करें कि मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल क्या होते हैं कि मोल्डेड पोल की बात की जाए, ये ऐसे पोल होते हैं जो क्या होता है कि जब बॉडी को बनाया जाता है, एक सांचा होता है बॉडी का बनाने का, उस टाइम में क्या होता है कि ये डाल दिए जाते हैं। कि जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बता दूं कि ये इस तरीके की बॉडी होगी और इस तरीके का ये खांचा हो गया, यानी अपने पास एक खांचा है जो फील्ड पोल बनाने के लिए है। जैसे ही अपनी बॉडी बनाएंगे उसी टाइम में इसको क्या होता है, डाल दिया जाता है। ऐसे पोल जो क्या होते हैं कि जो बॉडी के साथ फिक्स होते हैं, उन्हें अन्य किसी सहायता के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता, वो क्या होते हैं, मोल्डेड पोल होते हैं, जो किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के। ठीक है, और इनकी अगर बात की जाए, ये आगे वाला ये पार्ट क्या होता है, अलग होता है, इनके साथ इसको कस दिया जाता है। और उसके बाद में जब बॉडी के अंदर ये पार्ट जब लगाया जाता है तो यहाँ पर काउंटर स्क्रू के द्वारा क्या होता है कि इसको कस दिया जाता है पोल को। यानी आपको बॉडी के जो बाहर आपको पेच दिखेंगे आपको लगे हुए, उस पेच की सहायता से क्या होता है कि जो अंदर फील्ड पोल है उसको क्या है, कस दिया जाता है। कौन से स्क्रू के द्वारा, काउंटर स्क्रू के द्वारा। तो आप याद रखोगे कि काउंटर स्क्रू की सहायता से किसको व्यवस्थित किया जाता है, फील्ड पोल को। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पर जो वाइंडिंग में बैठ जाती है वो कौन सी होती है, सुपर इनेमल कॉपर वायर होती है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। इसकी वर्किंग क्या होती है फील्ड पोल की, ये फील्ड यानी ये चुंबकीय फ्लक्स का स्थापित करना। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर जो टॉपिक है वो है आर्मेचर। आर्मेचर की बात की जाए, आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा चालक भाग होता है जो क्या करता है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन गति करता है, जो सॉफ्ट पर कस दिया जाता है। आप जो प्राइम मूवर की सहायता से आप जिस चीज़ को घुमाया जाता है वो अंदर, अगर जनरेटर के अंदर की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वो आर्मेचर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है। अब बात करते हैं कि आर्मेचर के काम क्या होता है। तो आर्मेचर, ये आर्मेचर लगाया गया, इसके ऊपर क्या की गई है, वाइंडिंग की गई है। और ये आर्मेचर का काम क्या है कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र यानी इस चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, ये छेदन करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के छेदन से क्या होगा कि इस आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आर्मेचर का काम क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना, छेदन करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्मेचर की जो कोर होती है वो किसकी बनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं आर्मेचर की कोर के बारे में। आर्मेचर की कोर आप लोग जानते हैं कि आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है। मैं बता देता हूँ कि आर्मेचर की जो शेप होती है वो किस तरीके
तरीके होती है, एक बेलनाकार आपने इस तरीके का देखा होगा, बेलनाकार एक जिस पे वाइंडिंग क्या हो लपेटी जाती है, ये वाला जो पार्ट होता है, और यहाँ पर कम्यूटेटर लगा रहता है और यहाँ पर क्या लपेटी जाती है वाइंडिंग इस तरीके से। ठीक है, अब कोर की बात करें कि कोर क्या होता है। कोर यानी इस तरीके का एक वर्ताकार एक छल्ला होता है जो क्या किया जाता है कि अनेक ऐसी पत्तियों से क्या होता है कि आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। अगर सिलिकॉन स्टील की पत्तियां मैं इस तरीके से स्लोट यानी खांचे कटे हो, वो अनेक सारी पत्तियों क्या है मैं एक साथ ऐसे ऐसे जोड़ता जाऊँ, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ता जाऊँ, तो अनेक सारी पत्तियों से क्या होता है कि एक बेलनाकार चालक का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर की बात की जाए कि आर्मेचर किससे निर्मित होता है, आप क्या बताओगे कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से निर्मित होता है। इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है 3% होती है, और बाकी 97% जो मात्रा होती है वो किसकी होती है स्टील की। ठीक है, 3% प्लस 93% जो निर्मित जो धातु होती है वो क्या होती है सिलिकॉन स्टील होती है। और सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से क्या होता है कि अनेक सारी पत्तियों से रिपीट करके क्या बनाया जाता है आर्मेचर कोर बनाया जाता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि आर्मेचर सिलिकॉन स्टील के क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आर्मेचर के अंदर एक हिस्टेरेसिस नाम का एक हिस्टेरेसिस लॉसेज होता है जो लोहा हानियों के अंतर्गत आता है। लोहा हानियाँ दो प्रकार की होती है, हिस्टेरेसिस हानि और एडीग्रेंट हानि। हिस्टेरेसिस हानि का मतलब होता है कि कोर क्या होती है कि चुंबकित होती है और विचुंबकित होती है। तो कोर विचुंबकित और विचुंबकित होने के कारण क्या होता है कि अनावश्यक रूप से क्या होता है शक्ति की खपत होती है। उस शक्ति की खपत को कम करने के लिए अनेक सारी धातुओं को सर्च किया गया या फिर खोजा गया कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके अंदर क्या होता है कि इस क्षति का मान क्या होता है या फिर इस लॉसेस का मान कम से कम हो, तो वह धातु कौन सी पाएगी सिलिकॉन स्टील, जो किसका मिश्रण है सिलिकॉन प्लस स्टील का, इसलिए उसका क्या नाम रखा गया सिलिकॉन स्टील का। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिलिकॉन स्टील का आर्मेचर क्यों लगाया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि हिस्टेरेसिस जो हानि होती है उससे बचने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए पत्तियां किस प्रकार की ली जाती है सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, इस सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की जो माप सीमा या फिर मोटाई की बात की जाए तो होती है 0.35 mm से 0.5 यानी 50 mm तक होती है। बात की जाए कि इनकी लेमिन या मोटाई की बात की जाए तो क्या होती है 0.35 से लेकर 0.5 या फिर 0.50 mm तक होती है इनकी मोटाई की बात की जाए। तो ये तो हो गया कोर का। अब बात करते हैं कि इसके अंदर स्लॉट्स के बारे में। तो जो कोर के ऊपर जो स्लॉट्स इस तरीके से ये दिखाए गए हैं, आपको दर्शाए जा रहे हैं या फिर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्लॉट्स के अंदर क्या होता है कि वाइंडिंग की जाती है, यानी सुपर इनेबल कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर क्या होता है इनके अंदर क्या होता है वाइंडिंग की जाती है इस तरीके से, और यह वाइंडिंग क्या कहलाती है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर के अंदर की गई जो वाइंडिंग होती है वो क्या कहलाएगी आर्मेचर वाइंडिंग, और फील्ड पोल के अंदर की गई वाइंडिंग होती है वो क्या कहलाती है फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गया। अब आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग की गई है तो ये पूरा वाइंडिंग कौन सी होती है सुपर इनेबल कॉपर वायर से की जाती है, और जो कॉपर होता है वो क्या होता है चालक होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी दो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक को घुमाया जाता है, यानी चालक की घुमाने की बात क्या हो रही है आर्मेचर की घुमाने की बात हो रही है, यानी क्या घूमता है आर्मेचर घूमता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कोर की बात। अब बात करते हैं कि एक कोर दूसरे कोर के बीच में क्या होता है गैप होता है। इनके क्या होता है कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से इनको लेमिनेशन किया जाता है वार्निश की सहायता से। अलग अलग क्यों बनाया जाता है अपने ये पूरा एक लोहे का भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है ये जनरेटर के लास्ट में आएगा कि क्यों नहीं बनाया जाता, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इसको लेमिनेशन किया जाता है। लेमिनेशन करने का कारण क्या है कि एडी करंट लॉसेस से बचने के लिए क्या किया जाता है कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट किया जाता है या फिर लेमिनेशन किया जाता है। तो उन लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो क्या होती है ये। ठीक है, पत्ती की मोटाई है और लेमिनेशन की मोटाई भी इतनी होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए किस धातु का यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे सिलिकॉन स्टील का। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपको बताना है कि जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां यूज किया है उनको क्या किया जाता है लेमिनेट या फिर लेमिनेशन किया जाता है।
ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्लॉट्स होते हैं इनके के अंदर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। और वह वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है यहाँ पर। और वाइंडिंग जो की जाती है वो होती है, पहले आते हैं सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग की बात की जाए, यह एक ऐसी वाइंडिंग होती है जो क्या होता है कि मोटे टर्न होते हैं और कम लपेट, मोटे टर्न और कम लपेट की बनाई जाती है। इसे D1 और D2 से प्रदर्शित किया जाता है। सीरीज वाइंडिंग की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या बताना है कि यह वाइंडिंग मोटे तार में कम टर्न की बनाई जाती है ताकि इसका रेजिस्टेंस होता है वो कम से कम रहे और इंडक्टेंस का मान उससे उच्च रहे। और इसके जो सिरे होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उसको किससे शो किया जाता है, D1 D2 से। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसी वाइंडिंग जिसे D1 D2 से क्या प्रदर्शित किया जाता है तो क्या कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आपको बताना है कि 0 ओम से लेकर इसका रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम के बीच में रहता है। कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 2 नंबर है शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग की बात की जाए कि एक ऐसी वाइंडिंग जिसके अंदर क्या होता है कि पतले टर्न, इसका जो गेज होगा, साइज होगा वो क्या होंगे, पतले होंगे बिल्कुल। और पतले टर्न, पतले तार का अधिक टर्न की, ठीक है, पतले तार का अधिक टर्न की। और इसका जो टर्मिनलों को वो E1 और E2 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका रेजिस्टेंस सीरीज से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी 250 से लेकर इसका प्रतिरोध कितना होता है 350 ओम तक के बीच में होता है। तो शंट वाइंडिंग क्या होती है, D1 D2 से प्रदर्शित नहीं किया जाता, E1 E2 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध 250 से 350 ओम, ठीक है। और ये पतले तार अधिक टर्न होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। और ये D1 D2 रेजिस्टेंस कम, ठीक है, कितना 0 से 1 ओम, ये होती है वाइंडिंग। अब बात करते हैं कि आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग यूज़ की जाती है, वाइंडिंग के अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, वाइंडिंग क्या अपना टॉपिक है, तो वाइंडिंग 2 टाइप की होती है, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग जो जनरेटर में की जाती है। अब बात करते हैं कि आर्मेचर के अंदर ये जो स्लॉट्स होते हैं, आर्मेचर के अंदर यहाँ पर स्लॉट्स कटे रहते हैं, इनके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो 2 टाइप की होती है, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो अगला जो टॉपिक है वो है लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होती है, आर्मेचर के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि लेप वाइंडिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आपको बताना है कि एक ऐसी वाइंडिंग जहाँ पर क्या होता है, या फिर ऐसा आवश्यकता हो आपकी जहाँ पर उच्च धारा व निम्न वोल्टेज की आवश्यकता, वहाँ पर आप किस प्रकार की वाइंडिंग करोगे, लेप वाइंडिंग। यानी बात करूँगा यहाँ पर उच्च धारा और निम्न वोल्टेज की, ठीक है। वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, उच्च वोल्टेज और निम्न आई यानी करंट की। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा आवश्यकता है कि उच्च वोल्टेज चाहिए, निम्न धारा चाहिए, तो कौन सी होगी, वेव वाइंडिंग। लेप की क्या होती है, उच्च धारा और निम्न वोल्टेज के लिए। अब बात करते हैं कि इसके जो चालक होते हैं वो समांतर में होते हैं, ठीक है। और इसके जो चालक होते हैं वो कौन से क्रम होते हैं, श्रेणी में चालक लगे रहते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है, यानी A बराबर P होता है। ये क्या होते हैं, ये इसके अंत में अपने पढ़ेंगे, यानी A बराबर P क्या होता है। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे इसके तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पोल्स क्या थे, समांतर पथ क्या थे। अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है लेप वाइंडिंग में। और वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो क्या होती है, ओनली फॉर 2, यानी फिक्स होती है, ठीक है। ये फिक्स होती है, यानी इसके अंदर कितना होता है, 2 होता है। ये क्या होती है, आर्मेचर की संख्या के पोलों की संख्या क्या होते हैं, बराबर होती है। अब बात करते हैं कि
इसका जो यूज़ आपको पता है कि उच्च धारा और निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है कि आप जो आम तरह जो बात करते हैं कि घरेलू जो शादी विवाह के अंदर जो जनरेटर लेके आते हो, वो आपका उसके अंदर जो वाइंडिंग की होती है वो कौन सी होती है, वे वाइंडिंग होती है, जिससे अपने को क्या चाहिए, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और क्या चाहिए, निम्न धारा के लिए ये वाइंडिंग यूज़ की जाती है। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि आज अपनों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, बॉडी के बारे में, बॉडी किसकी बनी होती है, उसके बाद में फील्ड पोल के बारे में, फील्ड पोल क्या काम करते हैं, उसका कार्य क्या है, उसके बाद में आर्मेचर के बारे में पढ़ा, और आर्मेचर के अंदर अपने पढ़ा वाइंडिंग के बारे में। वाइंडिंग जनरेटर में दो होती है, सीरीज और शंट होती है। अगर बात की जाए आर्मेचर के अंदर तो कितने लैप और वेव होती है, लैप और वेव के अंदर क्या क्या कॉमन बातें हैं और क्या क्या दोनों में डिफरेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास में इतने रहेगा, और आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी कुछ पार्ट रह गए हैं इसके बारे में जनरेटर के भाग में, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।